हाय गाइस, आई एम यशोवर्धन। आप सभी का स्वागत है। और आज हम पिछला जो टॉपिक हमने जहां छोड़ा था, हम बात कर रहे थे। एक न्यूज़पेपर में एक खबर आई है और वो मुद्दा जुड़ा हुआ है किस बात से कि क्या एग्जीक्यूटिव बॉडी या लेजिस्लेटिव बॉडी का जुडिशरी के साथ किसी तरह का क्लैशेस या टकराव हो रहा है कि नहीं। मुद्दा कहाँ से निकला? मुद्दा निकल के आया कि जब तमिलनाडु में इस तरह की स्थितियां पैदा हुई कि जो बिल लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किए, उन्हें राज्यपाल ने प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर दिए। और जब वो समय पे जब उनकी अनुमति नहीं दी प्रेसिडेंट ने या गवर्नर ने, तब तमिलनाडु सरकार ने अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट को। और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा कि प्रेसिडेंट को विद इन 90 डेज, 90 दिन के अंदर अंदर इस तरह के जो भी बिल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा भेजे जाते हैं उन्हें पास कर देना चाहिए। अब यहाँ जब ये चीज़ें चली तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आई, कुछ नए वर्ड्स भी आए। जैसे कि इसमें जो मूल मुद्दा जब उभर के आया, तो ना केवल एक सांसद महोदय हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ कहा, बल्कि उपराष्ट्रपति जो हमारे जगदीप धनखड़ साहब हैं, उन्होंने भी कुछ बातें कही। उन्होंने मूल ढांचे के सिद्धांत को कहा कि ये तो जुडिशियल इनोवेशन है। चलिए, इनोवेशन है, लेकिन ये क्यों हुआ? अब एक दो बातें और आई कि आखिर ये टकराव होता क्यों है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, और जुडिशियल रिस्ट्रेंट क्या होता है, आज हम इन मुद्दों पर देखेंगे। और इनसे संबंधित जो प्रश्न हैं, हम मेंस के किस तरह के लिखे जाते हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। सो सवाल सबसे पहला हम वहीं से करते हैं कि आखिर ये चीज़ें आई क्यों। क्योंकि हमेशा इस तरह का इल्ज़ाम लगता है कि न्यायपालिका कुछ अधिक सक्रियता से कार्य कर रही है, और ये जो सक्रियता है न्यायपालिका ने धीरे धीरे खुद ही अचीव कर ली है। कैसे? कि जब भी कभी, क्योंकि देखिए भारत में सेपरेशन ऑफ पावर का नियम दिया हुआ है, लेकिन अगर ऐसे में देखा जाता है कि जब भी विधायिका या कार्यपालिका अपने काम को ठीक से नहीं करती है, तो न्यायपालिका अगर सक्रिय भूमिका में वहां आ जाती है, तो उसे हम कहते हैं न्यायपालिका की सक्रियता। और यहीं से विवाद प्रारंभ हो जाता है। किस तरह से? अब इसे हम विस्तार से यहां देखते हैं, और ये दोनों ही मीडियम में उपलब्ध है। इसके नोट्स अगर आप चाहें तो हजेला इस एकेडमी की वेबसाइट पर आप जाएंगे और वहाँ से करंट अफेयर्स में आप जाकर के आज की तारीख में आप इन सबको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर 3 मॉडल जो मेंस के आंसर हैं उनकी भी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। राइट फ्रेंड्स, सो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है तो है जुडिशियल एक्टिविज्म। सो क्या है? अगर हम देखें तो जुडिशियल एक्टिविज्म रिफर्स टू द सिचुएशन व्हेन द जुडिशरी like High Court or Supreme Court intervenes in or deliver judgment on matters that ordinarily fall within the domain of the executive or other legislative। अब देखिए, तो जब भी कभी न्यायिक सक्रियता की स्थिति क्या होती है कि न्यायपालिका या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करते हैं, ऐसे मामलों में निर्णय देते हैं जो कि किसका कार्य क्षेत्र, सामान्यतः कार्यपालिका या विधायिका के क्षेत्र में आते हैं। और यह हस्तक्षेप जनहित याचिका या संविधान की रक्षा के तहत किया जाता है, तो उसे ही कहा जाता है जुडिशियल एक्टिविज्म। अब यहाँ पे अगर हम इसकी कुछ विशेषताएं देखें तो ये क्या है, सो हम देख लेते हैं। की फीचर्स इसके देखें तो इसके अंतर्गत न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका को दर्शाता है। इसमें अदालतें ऐसी नीतियों या मुद्दों पर निर्णय देती हैं जिन पर आमतौर पर संसद या सरकार विचार करती है, लेकिन यहाँ पर कौन कर रहा है? यहाँ पर न्यायालय कर रहा है। यह आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए लिए जाने वाला कदम है। और कई बार हम देखते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से भी न्यायपालिका सक्रियता से अपना काम करता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं। जैसे 1980 की अगर हम देखें तो पीआईएल की शुरुआत होती है, जस्टिस पीएन भगवती को इसका श्रेय दिया जाता है। जैसे क्या क्या इसने पर्यावरण से संबंधित मामले, बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित याचिका, या झुग्गी झोपड़ी में निवास करने वाले इत्यादियों के मामलों को प्राथमिकता से उठाने की बात की गई। अगर हम अगला देखें तो जैसे 2014 में निर्वाचित सांसदों की अयोग्यता का मामला, तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए गए जो सांसद हैं उनको अयोग्य करार दिया गया। यहाँ पर भी हम देखते हैं। इसी प्रकार से अगर 2018 का एक मामला देखें कि सभी मंदिरों में महिलाओं को प्रवेश का अधिकार है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबरीमाला मंदिर के मामले में यहाँ पर एक ऐतिहासिक फैसला कोर्ट ने दिया। और दूसरा अगर देखें तो जिस तरह से 2023 में उप मुख्यमंत्री का जो विवाद हुआ महाराष्ट्र वाला,
तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी कार्यपालिका को एक संदेश दिया, एक टिप्पणी की कि कार्यपालिका ने ठीक प्रकार से अपना कार्य नहीं किया। जो राष्ट्रपति या राज्यपाल को जिस तरह से कार्य करना चाहिए था वो ठीक प्रकार से नहीं किया। हालांकि सरकार बदलने के निर्देश नहीं दिए, लेकिन ये एक बहुत ही गंभीर बात थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि किस तरह की सक्रियता हमें दिखती इसमें, तो संवैधानिक सक्रियता देखें तो संविधान की व्याख्या में न्यायपालिका की रचनात्मक भूमिका के तौर पे हम देख सकते हैं। दूसरा, राजनीतिक सक्रियता के तौर पे अगर देखें तो जब अदालतें राजनीतिक मामलों पर हस्तक्षेप करती तो उसे हम राजनीतिक सक्रियता के तौर पे, और सामाजिक सक्रियता के तौर पे अगर देखें तो जब अदालतें सामाजिक न्याय, पर्यावरण, शिक्षा इत्यादि मामलों में अगर सक्रिय होकर के अपने निर्णय देती तो हम उसे कहेंगे कि जुडिशियल एक्टिविज्म इन सोशल सेक्टर। तो इस तरीके से हमें अलग अलग समय पर दिखती है। अब सवाल आता है कि क्या हमारी सोसाइटी को इससे किसी तरह का लाभ होता है, तो बिल्कुल हम कहेंगे कि न्यायिक सक्रियता के लाभ कैसे कि आम नागरिकों के अधिकारों की इससे रक्षा होती है, कार्यपालिका और विधायकों की निष्क्रियता पर यह संतुलन बनाने का काम करता है, और पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है। फिर हम देखें कि कमजोर वर्गों के लिए न्याय प्राप्त करने का एक साधन भी होता है। तो ये तो रहा, बट ऐसा ही नहीं, इसको कई बार क्रिटिसाइज किया जाता है। जैसे यहाँ कहा जाए कि जब सेपरेशन ऑफ पावर का एक सिद्धांत है हमारे संविधान में ऑलरेडी दे रखा है, तो यहाँ पर जब बात की जाती है कि जुडिशियल एक्टिविज्म जब भी होता है तो वहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर का जो नियम है उसका पालन नहीं किया जाता, और यहीं से डिस्प्यूट होता है। जब जगदीप धनखड़ जी ने ये बात कही कि ये जो तरीका है न्यायपालिका, ये यहाँ पर संसद की सर्वोच्चता के ऊपर अतिक्रमण, उन्होंने कहा कि वो कहते हैं जुडिशियल इनक्रोचमेंट वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया। तो यहीं से ये चीज़ आती कि जब सेपरेशन ऑफ पावर ऑलरेडी एस्टेब्लिश है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, देन वाई जुडिशरी क्यों एक्टिवली रोल प्ले करती है। तो मुद्दा वहीं आता है कि यदि लोगों के अधिकारों की बात हो या संविधान की रक्षा की बात हो कि क्या संवैधानिक प्रावधानों का कहीं उल्लंघन तो नहीं हो रहा, तो उन स्थितियों में हम देखते हैं न्यायपालिका को यहाँ पर नीति निर्माण के क्षेत्र में भी कई बार जाना पड़ता है। हालांकि कई बार हम देखेंगे कि जुडिशियल ओवररीच का मामला भी यहां पर बन जाता है, और ऐसे में कहा जाता है कि अगर ये स्थिति बनी रही, ये प्रवृत्ति बनी रही, तो लोकतांत्रिक सरकार के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब ये चलिए, हमने ये मुद्दा देखा। अब इससे संबंधित हम देखते हैं एक प्रश्न की किस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, भारतीय लोकतंत्र में न्यायिक सक्रियता की भूमिका का मूल्यांकन करें। क्या यह लोकतंत्र को मजबूत करता है या असंतुलित? अब देखिए, ये जितने मुद्दों पे हम जब बातचीत करते हैं तो ये ऑलरेडी हमने जब स्टार्ट किया तो आपको बताया कि खबर क्या है, अखबार में क्या खबर आई है, और किस तरह से जगदीप धनखड़ जी ने यहाँ पर संसद की सर्वोच्चता के ऊपर बोला कि न्यायपालिका इंक्रोचमेंट कर रही है, एक तरह से अतिक्रमण कर रही है। तो जितने भी मुद्दे इससे संबंधित हैं उन सब पर मेंस के हमने यहाँ देखा, बट इसका आंसर हम सबसे लास्ट में देंगे। अगला इससे संबंधित मुद्दा आता है। अब ये हमने देखा कि जुडिशियल एक्टिविज्म इसी से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है जो कि संविधान में ही ऑलरेडी उल्लिखित है, जिसे बोलते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू। अब ये क्या चीज़ है? तो देखिए, न्यायिक पुनर्विलोकन की अगर हम बात करें तो जब भी एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर अपना जो भी उनको काम दिया गया है, फिर ठीक प्रकार से जो भी लॉ बनाने का काम है अगर वो नहीं करते हैं, या सरकार ने कोई रूल बनाया वो ठीक प्रकार से लागू नहीं होता, तो ऐसे में न्यायपालिका वहाँ पर हस्तक्षेप करती है, और वहाँ हम कई बार देखते हैं कि संसद के द्वारा पारित किए गए कानूनों को वो इनवैलिड या अवैध घोषित कर देती है। अब यहाँ देखें तो न्यायिक पुनर्विलोकन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत न्यायपालिका, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यह जांच करती है कि विधायिका या कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव बॉडी ने जो कोई कानून बनाया है या कोई कार्य कर रहे हैं, क्या वे संविधान के अनुकूल हैं या नहीं। अगर मान लीजिए कोई भी संविधान के विरुद्ध पाया जाता कोई कानून या कार्य, तो न्यायालय उसे क्या कर देगा? अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इनवैलिड कर सकता है। तो देखिए, यहां भी ये चीज आती है। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि जगदीप धनखड़ जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं और एक सांसद हैं रूलिंग पार्टी के, जिन्होंने कहा कि ये न्यायपालिका का हस्तक्षेप है, कहाँ? सुप्रीम कोर्ट के माफ कीजिए, संसद की सर्वोच्चता पर। सबसे पहली बात तो एक चीज और हमें ध्यान रखनी होगी कि भारत के संविधान के तहत यहाँ पे संसद को सर्वोच्चता नहीं दी गई है, बल्कि यहाँ पर ऑलरेडी एस्टेब्लिश है कि कस्टोडियन किसे माना गया है संविधान का, वो माना गया है सुप्रीम कोर्ट को। जब सुप्रीम कोर्ट को माना गया है तो सुप्रीम, और वो भी सुप्रीम कोर्ट किस तरह का, या जुडिशरी किस तरह की, इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात की जाती है कि स्वतंत्र न्यायपालिका। और एक लोकतांत्रिक देश जो कि जहाँ पे बहुलतावादी समाज है, ऐसे में स्वतंत्र न्यायपालिका सबसे आवश्यक होता है। ये जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इस
इस जो प्रक्रिया है इसका सहारा लेते हुए न्यायालय ने कई बार आज की सरकार, वर्तमान की सरकार या वर्तमान से पुरानी जो सरकारें हैं उनके द्वारा बनाए गए, संसद के द्वारा या राज्य की विधायिकाओं के द्वारा बनाए गए ऐसे बहुत सारे कानून हैं जिसे कि इनवैलिड घोषित किया या पर्टिकुलर किसी एक पार्ट को उस कानून का भी बोला कि ये अवैध है। जैसे कि इंदिरा गांधी के समय पर जब उन्होंने रोक लगाने की कोशिश की थी कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकता संसद के द्वारा किसी बनाए गए कानून पर, तो वहां पर उन्होंने एक चीज तो एस्टेब्लिश मान लिया कि ठीक है, लोक कल्याण के लिए वे फंडामेंटल राइट पर रोक लगा सकते हैं, लेकिन जब ये बात आई कि संसद के द्वारा किसी भी बनाए गए कानून पर रिव्यू नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट, तो उन्होंने बोला ये इनवैलिड है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इस प्रकार से न्यायपालिका ने अपनी स्वतंत्रता खुद सुनिश्चित की, जो कि संविधान से प्रदत्त करता है। अब सवाल आता है कि क्या इसके कोई संवैधानिक प्रोविजंस हैं? तो बिल्कुल, हम देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है। तो आर्टिकल 13 की अगर हम बात करें, संविधान के मौलिक अधिकारों के विरुद्ध यदि कोई भी कानून बनाया जाता है तो उसे बोला जाता है कि वो कानून शून्य होगा। उसी तरह से अनुच्छेद आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 है, जिसमें कि फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए कोई भी रिट जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। यहाँ से भी देखें, और आर्टिकल 131, 136, 143 एंड 145, जिसमें कि न्यायालय को अलग अलग तरह की शक्तियां प्राप्त हैं। इन सभी में अगर हम देखें तो जहां से कि जुडिशियल रिव्यू के ताकत या पावर मिल जाते हैं हाई कोर्ट्स को और सुप्रीम कोर्ट को। अब यहां अगर हम देखें कि ये आखिर क्यों आज तक स्वीकार है, क्यों नहीं ऐसा हुआ कि इस प्रोविजन को ही खत्म कर दिया गया, क्यों? देखिए इसकी कुछ विशेषताएं, कैसे यह संविधान की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करता है। अगर हम बात करें कैसे, क्योंकि देखिए जब तक अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं होगा तो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में संसद के द्वारा या बोलेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा जिसे ज़्यादा बहुमत मिलेगा या बहुमत मेजोरिटी मिल जाती है, वो किसी भी तरह से संविधान में विपरीत संशोधन कर सकता है, जिससे कि उस देश में रहने वाले बहुत सारे लोगों के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। सो ये जो प्रोविज़न है, इसलिए आज तक कोई भी सरकार चाहे कितनी भी मेजोरिटी में आई हो, बदलने की कोशिश जब की तो उसे हम देखते हैं कि चुनाव में उसके जो सीटें हैं वो कम हो जाती हैं। चलिए अब यहाँ हम देखें कि कैसे लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो जो बात मैंने अभी कही मैं इसे एक एग्जाम्पल के तहत बताऊंगा कि वर्तमान में अभी हम 2025 में खड़े हैं, और 2025 में अगर हम देखें तो चुनाव हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ, तो 2024 में हम देखते हैं हमारे देश में चुनाव आयोजित हुए, संसद के चुनाव हुए, पार्लियामेंट के चुनाव अगर हम देखें लोकसभा के हुए, जहां रूलिंग पार्टी 300 प्लस सीटें पे थी, वो 240 सीटों पर क्यों सिमट गई? क्योंकि लोगों ने जिस तरह से प्रचार प्रसार किया कि अगर ये बहुमत में आ जाएंगे तो ये संविधान में बदलाव कर देंगे। और ये बात कहाँ से निकली? क्योंकि रूलिंग पार्टी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इस तरह के बयान अपने राजनीतिक मंच से दिए थे कि अगर वे 400 प्लस सीटें आएंगी तो वे संविधान में इस तरह के बदलाव कर देंगे कि भारत जैसा वो चाहे वैसा बनाना चाहते थे। तो देखिए यहाँ ये लोकतंत्र की शक्ति है, और नागरिकों ने अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए क्या किया कि उनकी सीटें ही कम कर दी। इसलिए अगर हम यहाँ बात करें तो सुप्रीमेसी संसद की ना होकर के भारत में किसकी है? यहाँ पर हम देखें तो जुडिशरी की। अगर हम और देखें क्या न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति संविधान के द्वारा प्राप्त है, तो ये देखें कि न्यायालय के द्वारा स्वयं घोषित। अब यहाँ पे अगर देखें तो इस प्रश्न के कई बार हम देखें, यह जो प्रश्न बनता रहा यूपीएससी और स्टेट सर्विसेज में कि जो जुडिशियल रिव्यू का पावर है वो कहाँ से मिलता है, तो यहाँ देखें इसका सीधा सीधा एक ही उत्तर आता है कि इसकी शक्ति हमें मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन से, कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में ये चीज़ है कि फ्री और इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना चाहिए। और आर्टिकल 13 की बात करते हैं, आर्टिकल 32 की बात करते हैं, या आर्टिकल 226 की बात करते हैं, 131 से लेके आर्टिकल 145 तक अगर देखें वो सारी जगह, और स्पेशली आर्टिकल 142 जो कि कंप्लीट जस्टिस की बात करता है, तो वहां से इसे ताकत मिलती है। अब यहां कुछ केस भी दिए हुए हैं, हम उन्हें पे भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये ऊपर नीचे हो गए, थोड़ा सा हम यहाँ देख देते हैं। तो गोलकनाथ का केस आता है, हालांकि ये शुरुआत हम देखें तो 1951 में शंकरी प्रसाद का केस सबसे पहले आता है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट में हम राइट टू प्रॉपर्टी को हम देखते हैं कि कुछ कम किया जाता है। सो जब कम करने की बारी आती है तो वहाँ मामला न्यायालय में जाता है, और न्यायालय कहता है कि संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की, इवन फंडामेंटल राइट में भी अमेंडमेंट करने का पावर है। ये बात होती है, और धीरे धीरे करके जब ये बात गोलकनाथ केस तक जब पहुंचती है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गोलकनाथ के केस में मामला पलट जाता है। सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने दिए गए निर्णयों से पलट जाता है और बोलता है कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। इट मीन्स फंडामेंटल राइट में किसी भी तरह के वो अमेंडमेंट नहीं कर सकती है। अब ये बात आई
और इस मामले को बदलने के लिए फिर संसद कर देती है 24th और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जब वो लाए जाते हैं कब, 1971 में, इंदिरा गांधी का टाइम था ये, और यहां पर कोशिश की गई संसद की सर्वोच्चता एस्टेब्लिश करने की। देखिए अब बात कहां पहुंच गई है। कोशिश की थी इंदिरा गांधी ने, जो कि भारत की सबसे शक्तिशाली प्राइम मिनिस्टर थी, 1971 में 24th एंड 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। लेकिन आगे क्या होता है, आगे हम देखते हैं, फिर चैलेंज किया जाएगा 1973 में केशवानंद भारती के केस में, जहां पर एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसे कि हमारे वर्तमान के उपराष्ट्रपति जी कहते हैं कि जुडिशियल इनोवेशन है। उसे कहा गया है, उन्होंने ये जुडिशियल इनोवेशन है, किसको कहा, बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को। अब भला ये बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें सीधी सी बात उन्होंने कहा है कि कुछ फिक्स नहीं है। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग निर्णयों में बताया, और लगभग 22 से 23 पॉइंट्स अब तक बेसिक स्ट्रक्चर के इस प्रिंसिपल में लगभग जुड़ चुके हैं, जिसमें कि फ्री एंड फेयर और इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी एक बड़ी चीज है उसमें। सो अब यहां देखें तो उन्होंने बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर को संरक्षित, संविधान में कहीं भी परिवर्तन कर दीजिए लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इसे और आसान करके देखते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। मान लीजिए हम कोई इमारत बनाते हैं, और जब वो इमारत बनाते हैं तो उसकी एक नींव होती है। अगर वो नींव ही हम कमजोर कर दे तो पूरी की पूरी इमारत एक छोटे से भूकंप में ढह जाएगी। तो यहाँ पर जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है, इस संविधान की नींव है, अगर इस बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़ देंगे तो भारत का जो डेमोक्रेटिक और बहुलतावादी, जो मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस जो लोग यहाँ रहते हैं, ये चरित्र बदल जाएगा भारत का, राइट। सो उसे बनाए रखना है, तो उन्होंने कहा बेसिक स्ट्रक्चर का एक कॉन्सेप्ट दिया कि आप पूरे संविधान में जहां मन करे कर लीजिए, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और इस डिसीजन के बाद से तय हो गया कि संसद भारत में सर्वोच्च नहीं है। यहां पर सर्वोच्च अगर कोई है, सुप्रीमेसी अगर किसी की, तो जुडिशियल सुप्रीमेसी यहां पर एस्टेब्लिश हो जाती है। इसके बाद एक और मामला अगर हम देखें तो 1980 में मिनर्वा मिल के केस में देखें तो यहां भी उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए फंडामेंटल, माफ कीजिए, बेसिक स्ट्रक्चर के प्रभाव को अगर कम करने वाला कोई कानून बनाया जाता है तो उसे वो इनवैलिड कर देते हैं, उसको वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को हैम्पर करता है। सो ये बहुत बड़ी चीज थी यहाँ पर। सो जिस तरह की चीजें आजकल चल रही हैं, तो आप ये मान के चलिएगा कि जो भी बातें हमारा जो पॉलिटिकल लीडरशिप है कहता है, वो एक वोट को लेने के लिए या सोसाइटी को पोलराइज करने के लिए कहा जाता है, एक लोकप्रिय राजनीति का वो तरीका है। हालांकि जब मुद्दा आएगा उनके ऊपर भी, तो वे भी इसी बात की हिमायत करेंगे कि जो संविधान के प्रोविजन है उनके अकॉर्डिंगली देश को चलाया जाए। अब देखते हैं कि इससे बेनिफिट्स क्या होते हैं हमारी कंट्री को। तो जुडिशियल रिव्यू का बेनिफिट क्या है, तो देखिए संविधान की यहाँ पे सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश होती है। देन अगर हम यहाँ पर, माफ कीजिएगा आप लोग भी देखिए, तो यहां हम देखें मेंटेन द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन फिर आता है न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका की शक्ति को सीमित करना, लिमिट द पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव बॉडी। सो ये भी आता है, क्योंकि यहीं से तो हम देखते हैं कि जुडिशरी अपने आप को ऊपर लेके जाती है, और भले ही विधायिका अपने आप को कितना भी शक्तिशाली बना दे कि लॉ मेकिंग का काम उसका है। और एक एक किस्सा और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, 2014 की बात है। 2014 की बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर हमारी संसद ने एक कानून पारित किया, और कानून पारित किया कि जो जजेस का अपॉइंटमेंट है उसके लिए कमीशन बनाया जाएगा, जिसे बोला गया नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन बोला गया। और इसे क्या किया जाता, 2015 में सुप्रीम कोर्ट बोलते थे इनवैलिड है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अवैध है। आखिर क्यों? क्योंकि जो इसमें तरीका बनाया गया था कि जहां पर न्यायाधीशों का चयन किया जाएगा, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वहां पर सरकार को बहुमत में रखा गया। अगर सरकार बहुमत में होगी तो बस सीधा सा सिद्धांत समझिए कि वह क्या हमेशा अपने फेवर वाले लोगों को ही हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट करवाया जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए किसी तरह का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होता। जिस तरह के सबऑर्डिनेट जो कोर्ट्स होते हैं, वहां पर जो सिविल जज की भर्ती होती है या आईएएस या आईपीएस की भर्ती होती है, जिन्हें हम कहते हैं योग्यता के आधार पर लोग आते हैं, बल्कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस आते हैं जिनका अपॉइंटमेंट होता है, वो होते हैं कहीं ना कहीं जो ऑलरेडी पहले से एस्टेब्लिश जो जुरिडिस्ट हैं, जिन्हें हम न्यायविद बोलेंगे, और वो एक एडवोकेट के तौर पे एस्टेब्लिश हैं। क्योंकि उसमें शर्त ये भी होती है कि अगर हाई कोर्ट में किसी को जाना है तो कम से कम उसने 10 साल तक डिस्ट्रिक्ट बार में या हाई कोर्ट के में प्रैक्टिस कर रखी हो। सुप्रीम कोर्ट में जाना तो कम से कम 5 साल उसने प्रैक्टिस कर रखी हो। इस तरह के प्रोविजन होते हैं, इट मीन्स वो जुरिडिस्ट होते हैं। सो अब वहां पर कई बार पॉसिबिलिटीज होती है कि वे किसी खास विचारधारा से भी जुड़े हुए हो सकते हैं, और इस बात को हम कई बार देख सकते हैं कि कई बार हाई कोर्ट के कुछ जजेस ने विवादित टिप्पणियां भी की हैं।
कई बार महिलाओं के मुद्दे पर टिप्पणियां की हैं, तो कई बार धार्मिक मुद्दों पर भी उन्होंने टिप्पणियां की हैं। क्यों? क्योंकि वे कहीं ना कहीं राजनीति से भी प्रेरित कुछ लोग आ जाते हैं। राइट, चलिए। सो अब यहाँ हम देखें कि, हाँ सॉरी, बिल्कुल ठीक है। राइट। हम्म, कर सकती है एग्जीक्यूट, बिल्कुल बिल्कुल, गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दे सकती है। मोनोपोली इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि आज तक का इतिहास है इस देश का, और इस देश का, क्योंकि दुनिया का ज़्यादातर देशों में इतिहास यही है कि जो भी सत्ता में आता है वो अपने अकॉर्डिंगली नियमों में बदलाव कर सकता है। अगर उसको कोई चेक एंड बैलेंस के लिए ना हो, कोई रोकने के लिए ना हो, तो फिर उस देश में अराजकता की स्थिति हो जाएगी। और जिन जिन देशों में ऐसा हुआ है कि जो सत्ता ने करना चाहा है, वहां पर हिटलर जैसे हम देखते हैं कि अधिनायकवादी पैदा हो जाते हैं। सो वहां पे आम जनता की कौन सुनेगा? और देखिए, दुनिया चलती कैसे, यूटिलिटेरियन अप्रोच से, इसे से हिंदी में बोलते हैं उपयोगितावाद। ठीक है। और जेरमी बैंथम में भी शायद उन्हीं का ये थॉट है, पॉलिटिकल फिलोसोफर थे जेरमी बैंथम, यूटिलिटेरियन अप्रोच। अब जेरमी बैंथम ने क्या कहा? वो कहते हैं कि भाई अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, मतलब मेजोरिटी जो चाहेगी उसको इंप्लीमेंट कर दो। और डेमोक्रेसी क्या है? अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था? या तौला नहीं करते, बंदों को गिना करते, मतलब वोट गिने जाते हैं, किसी को तौलते नहीं तराजू में रख के, गिनते हैं। और गिनती से जिसके पास ज्यादा वोट होंगे, जिसके पास ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे लोकसभा में, वो गवर्नमेंट फॉर्म कर लेता है। जब वो गवर्नमेंट फॉर्म कर लेगा तो वो तो अपनी मनमर्जी से जो चाहे कर ले। इस चीज को तो आप समझते हैं, मानते हैं ना? कई बार तभी तो हम देखते हैं कि किस तरह के डिसीजन आ जाते हैं कि पता चला कि किसी खास कम्युनिटी का अगर कोई एक लीडर आता है तो कहता है मेरे ही लोग भर्ती होंगे। स्टेट सर्विसेज में हो जाता है कि नहीं? ऐसा इल्जाम लगता है कि नहीं? यूपी बिहार में ऐसा बहुत बार इल्जाम लगा है। तो ये स्थितियां पैदा हो सकती है। ये लोग जो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में बैठने वाले मेजोरिटी जो है, कॉलेजियम का एक फायदा भी मिलता है कि ज्यादातर आप जितने भी हाई कोर्ट्स के या सुप्रीम कोर्ट के जजेस देखेंगे, इनकी पीढ़ियां, कई 3-4 पीढ़ियों से ये लोग यही काम कर रहे हैं। ठीक है, कई पीढ़ियों से वो लोग यही काम कर रहे हैं कि वो लोग प्रैक्टिस करते हैं कोर्ट्स में, दैन फिर या फिर जजेस उनके पेरेंट्स या फोर फादर्स उनके जजेस रहे, तो वो लोग फिर आ जाते हैं। तो इसका बेनिफिट हमें कहीं ना कहीं मिलता है। मैरिट बेस पे रख ही नहीं पाएंगे यहाँ पर। ये जुडिशरी एक अलग डिफरेंट फील्ड है, इसको हम कहीं से ये कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। जुडिशरी एकदम डिफरेंट चीज है, यहाँ पर हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। और जब तक जुडिशरी को इंडिपेंडेंट नहीं बनाया जाएगा, तब तक आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि किसी भी देश का संविधान लागू हो पाएगा ठीक से। किसको? जुडिशरी को? जुडिशरी को जनता करेगी। जैसे जापान में एक नियम है, जापान में क्या नियम है कि वहां पर 10 साल के बाद हर जज को जाना पड़ता है पब्लिक के पास, और वहां पे वोटिंग होती है, आम जनता वोट देती है। हालांकि अब तक हुआ नहीं है, लेकिन अगर हम देखें जस्टिस यशवंत वर्मा वाला जब केस आया था, तो जिस पर हमने एक वीडियो बनाया आप लोगों की क्लास में, सो अगर आप उसमें देखेंगे तो मैंने कई सारे कंट्रीज के साथ कंपैरिजन किया है। कुछ दिनों पहले की बात है, पिछले महीने की बात है, कि 15 करोड़ रुपए जले हुए निकले उनके घर से। तो ऐसी स्थितियां जब बनेंगी, तो अब देखिए वो कह रहे कि नहीं ये मेरा नहीं है, उन्होंने यही कहा ना, लेकिन सबको पता है कि किसका है। तो जनता क्या ऐसे लोगों को अपॉइंट करेगी? आपको क्या लगता है, बिहार में बोलते बुर्बक, क्या जनता को आप कब तक मूर्ख बनाओगे? पॉसिबल नहीं है ना। काट की हांडी एक बार चढ़ सकती है, बार बार नहीं। एक बार गलती करेंगे, 2 बार गलती करेंगे, तीसरी बार में ठीक कर लेंगे। और कभी भी ये दिमाग से मतलब मत सोचना कभी भी, या हटा देना एक विचार कि जैसा चाहे वैसा घुमा लेंगे। ये जनता है, ये जब जाग जाती है, बातों को समझ जाती है कि उसके लिए क्या चीज बेहतर है, तो अब रिलीजियस ग्राउंड पे भी पोलराइजेशन सक्सेसफुल नहीं होता। ज्यादा बड़ी जो चीज आएगी वो आएगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट लगातार करते रहेंगे तो डिक्टेटरशिप भी चल जाएगी, जैसे कि हिटलर ने किया था, जैसे मुसोलिनी ने किया था। लेकिन राइट, चाइना में, लेकिन लास्ट रिजल्ट क्या निकलता है इस तरह की स्थितियों का? आप भी जानते हैं, अच्छे रिजल्ट्स नहीं निकलते। ये चीजें हमें टेम्परेरी रिलीफ तो दे सकती हैं, बट परमानेंट रिलीफ नहीं मिलता। परमानेंट रिलीफ के लिए ज्यादा जरूरी है कि हमारी जो सोसाइटी है, अगर हम बात करें इंडिया की बात करें कि एक मल्टी कल्चरल कंट्री, हमारी अलग अलग तरह की
भाषा है, व्यंजन है, कपड़े हैं, धर्म हैं, जातियां हैं। क्या हम इन्हें मेल्टिंग पॉट थ्योरी में लेके जाएं, सबको एक जैसा बना दें, सब एक जैसा रोटी खाएंगे, सब एक जैसी भाषा बोलेंगे? यूएसएसआर कोलैप्स क्यों कर गया? इसीलिए तो कर गया ना। यूएसएसआर क्यों बिखर गया? स्टालिन के टाइम पे वो लेता एक रूस, एक भाषा, सब कुछ एक जैसी करने की बात की, दूसरी कंट्रीज का कल्चर ही खत्म होने लग गया, तो उन्होंने कहा हमें नहीं रहना। और धीरे 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 करके हम देखते हैं 1991 तक आते आते कोलैप्स करके, उसमें सबसे बड़ा कल्चरल के बड़ा एक रीजन क्या था? इकोनॉमिक क्राइसिस था। कि आप एक ऐसी अंधी दौड़ में चल रहे हैं यूएस के साथ कि आप मिसाइल तो बना रहे हैं, रॉकेट्स तो बना रहे हैं, फाइटर जेट बना रहे हैं, बट रोटी कहाँ है भाई? दुनिया में जब जब क्रांतियां हुई हैं, ध्यान रखिएगा, रोटी के पीछे हुई, मतलब आर्थिक कारणों से हुई हैं। और गौतम बुद्ध की बात याद कीजिएगा, आप ध्यान से अगर एनसीईआरटी पढ़ते तो उसमें एक राजा ने पूछा उनसे कि ये बताइए महात्मा कि कैसे अपनी सत्ता को मैं लगातार कायम कर रखूंगा, समाज में बुराई क्या चीज होती है? वो दुनिया भर की बातें करते, एक बात बोल के जाते, सबसे बड़ी बुराई गरीबी है। कहते अगर अपनी सत्ता बचाए रखना चाहते हो, अपने स्टेट को हमेशा कायम रखना चाहते हो, तो लोगों को रोजगार दो, लोगों को रोजगार दो। रामशरण शर्मा वाली है ना, आर एस शर्मा वाली एनसीईआरटी, उसमें पढ़ेंगे, आपको ये लाइनें मिल जाएंगी। ठीक है। सो अब आप देखिए क्या ज्यादा जरूरी है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ना कि रिलीजियस आधार पर झगड़े या कास्ट के बेस पर झगड़े। सीधी सी बात है, आप उनको दे दीजिए, उनको हमें रिजर्वेशन ही नहीं चाहिए। इस बात को समझिएगा। और ऐसे में जब इतनी सारी विविधताएं हैं इस देश में, तो हम कैसे राजनीतिक सत्ता पर भरोसा कर लें? क्योंकि वो तो वोट पाते किस चीज से हैं? वो पोलराइजेशन करते हैं, कास्ट का करते हैं, लैंग्वेज पे करते हैं, रिलीजन का करते हैं। आज तक कोई नेता कभी अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज के कारण जीत के आया है? कभी नहीं जीत के आया है। मोदी जी भी कभी नहीं जीत पाते। ये क्या करते हैं तरीका? कोई भी नेता हो, वो अपने इकोनॉमिक एजेंडे को नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे, और इकोनॉमिक एजेंडे में क्या आ जाएगा? इस तरीके जिन्हें हम बोलते हैं ना फ्री बीज, रेवड़ियां कल्चर जिसे बोलते हैं, वो तरीके अपनाने लग जाते हैं। जुडिशरी वो नहीं करता कभी। इसीलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी बहुत जरूरी है। चाहे वो जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करें, चलो उसको हम थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर लेंगे। जुडिशियल एक्टिविज्म की कंडीशन बनती तब है जब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अपना काम ठीक से नहीं करते हैं। बट ये तो जुडिशियल रिव्यू तो ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एस्टेब्लिश है। आर्टिकल 13 में हम देखते हैं, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, आर्टिकल 131, 130, 136, ठीक है, 145, 142, ये ऑलरेडी एस्टेब्लिश है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन से एस्टेब्लिश, मतलब कुछ सोचा होगा, इतने सारे लगभग 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा था हमारे संविधान निर्माण करने वाली सभा ने। इतना जब उन्होंने पढ़ा और उसके बाद वो निष्कर्ष पर पहुंचे, और फिर उन्होंने कई सारे सेफ गार्ड्स रखे, और जो चीजें रह गई थी हम देखते हैं बाद में चल के उन्होंने प्रीएम्बल में फिर शामिल कर लिया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, राइट? कि भाई क्या होना चाहिए? इंटीग्रिटी होनी चाहिए, कि इंटीग्रेटेड रहेगा, इंडिया टूटेगा नहीं, अखंड भारत रहेगा। और क्या बोला उन्होंने? बोले सेकुलर स्टेट होना चाहिए, और बोले सोशलिस्ट अप्रोच होनी चाहिए। ये जो फ्री वीज है क्या है? सरकार कैसे बचती है जब भी इनको क्रिटिसाइज करते हैं? अरे भाई हमारा काम है पब्लिक का वेलफेयर करना, और वेलफेयर करने का मतलब है कि वो जो भी गवर्नमेंट होगी, चाहे वो किसी भी कंट्री की हो, इट मीन्स अगर वो पब्लिक का वेलफेयर करना उसका मोटिव है, इट मीन्स वो एक सोशलिज्म की पॉलिसी पर चल रही है कि लोगों का कल्याण होना चाहिए। अगर वो टोटली कैपिटलिस्ट अप्रोच पे चलेगी, देन कहेगी वाई रिजर्वेशन क्यों? वो बोलेगी भाई जिसको बांसुरी बजाना आता उसको बांसुरी दो। जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा, जो बातें मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस की किताबों से निकाल के बोल रहा हूँ, ठीक है? वो कहेंगे जिन्हें उड़ना आता है वही उड़ेंगे सिर्फ, तो भाई रिजर्वेशन की क्या जरूरत है? लेकिन हम क्या देखते, चाहे वो यूएस हो, यूएस ने क्या किया? यूएस ने बोला कि जिनके साथ कभी डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, ब्लैक्स के साथ, नीग्रोस के साथ, उनको प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर को उनको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। वहां पर रिजर्वेशन नहीं बोलते, प्रायोरिटी देनी पड़ेगी बोलते हैं, कि उनको प्रायोरिटी दो। इंडिया में क्या बोलते हैं कि जिनके साथ इस तरह का हुआ तो बोलते हैं रिजर्वेशन दो। इवन अब देखिए ना कितना तरीका कितना बढ़िया कि हमने बोला इकोनॉमिक बेस पर भी दो, कि भाई अगर, और ये फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट है ना, सरकार का फेलियर है कि अब तक हमें लोगों को 80 करोड़ लोगों को, इतने ही ना, 80 करोड़ लोगों को सस्ता अनाज देना पड़ रहा है, या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर हमें उनको क्या देना पड़ता है? रिजर्वेशन देना पड़ता है। क्या है ये? फेलियर है ना सरकार का, कि वो प्रॉपर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने थे वो नहीं कर पाई, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए था वो नहीं कर पाया। तभी तो जुडिशरी एक्टिव होकर के काम करने लग जाती है। और जुडिशरी ने इस पर क्या बोला? जब आर्टिकल, माफ कीजिए, अमेंडमेंट नंबर 103 आता है उनके पास, उसको चैलेंज किया जाता है, ये बड़ा गलत है, ये आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है।
ठीक है, तो कहते हैं नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है भाई, ये भी तो गरीब है, गरीब का भी तो अधिकार है, आप समानता के आधार पे कैसे कर सकते हैं उसको कि नहीं सिर्फ कास्ट के आधार पे हो सकता। कहते वो आपको भी तो दिया था, क्योंकि आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 क्या बोलता है, कास्ट के बेस पर, रिलीजन के बेस पर और भाषा लैंग्वेज के बेस पर, प्लेस ऑफ बर्थ, हाँ राइट, उसके बेस पर किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं करेंगे। बट क्या किया सरकार ने, किया ना। अब मान लीजिए मध्य प्रदेश का कोई मूल निवासी है तो उसको आरक्षण मिलेगा, बाहर वाला जनरल में काउंट होगा। हर स्टेट ने ही कर रखा है। और बोला विमेन को भी देंगे, जेंडर के बेस पे हो गया। बोला एससी को भी देंगे, कास्ट के बेस पे हो गया। और बोला रेस, ट्राइब्स को दिया जाता है, रेस के बेस पर दिया जाता है। तो बचा क्या, और इकोनॉमिक बेस और दे दिया। तो कुल मिलाकर के क्या क्यों किया जा रहा है ये एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन काहे के लिए किया जा रहा है, ताकि आगे की जो सोसाइटी है वहां पर सब क्या हो जाए, सब इक्वल हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, तो कुछ समय के लिए टेम्परेरी फेज है, लेकिन ये सारी चीजें देने का अगर कभी किसी ने हम देखें काम किया है तो सरकार से ज्यादा क्रेडिट हम देंगे जुडिशरी को। क्लियर है? यशवंत वर्मा, हाँ हैं हैं देखिए क्या होता है, हमें हमें क्या करना चाहिए, लोगों की मंशा पर डाउट करो कि आपका इंटेंशन क्या है। सुप्रीम कोर्ट का कोई जज गवर्नमेंट के फेवर में अगर कोई डिसीजन दे देता है और गवर्नमेंट कहती है हाँ ठीक है बढ़िया दिया, और इमीडिएट उसको कर दिया जाता है, अपॉइंट कर दिया जाता है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरपर्सन अपॉइंट कर दो, तो हम समझ जाएं कि क्यों किया। गवर्नर बना दिया जाता है या मेंबर ऑफ राज्यसभा बना दिया जाता है, मंशा पर डाउट करो। जब तक आप उसके मंशा पर, इंटेंशन पर डाउट नहीं करोगे ना, तो सरकारें क्या करेंगी, ऐसे लोगों को लालच दे दे के बुला लेंगी। बहुत सारे जजेस नहीं बोलते नहीं चाहिए हमारे को, मना कर देंगे, कुछ ही लोग तो होंगे। या फिर आप एक प्रतीक के तौर पे एक फोटो आई थी कि एक बहुत बड़े लीडर हैं, एक बहुत बड़े जज के घर जाकर के पूजा में शामिल हो रहे हैं। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, आप सब जानते हैं, जनता है आप, जनता जनार्दन है, हम टीचर हैं तो हमें बोलना पड़ता है। ठीक है, हमारा काम है कि आप जागे रहें, अवेयर रहें, ताकि इस देश में जो भविष्य की पीढ़ियां हैं वो उन्हें एक अच्छा देश मिले। ठीक है, चलिए सो क्लियर है। बाकी आप अपने डाउट्स जो रखा करें, बहुत अच्छी बात है, इससे इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है हमारी क्लास में। अब यहां पर भी एक क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्या है, इसमें क्वेश्चन है, आ जाइए भाई, कहाँ है क्वेश्चन। देखिए, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा की विवेचना करें, क्या यह विधायिका की शक्ति को सीमित करता है या संविधान की रक्षा करता है। ठीक है, क्रिटिकली एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डज इट लिमिट द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर और प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। सो हम तो यही कहेंगे भाई किसको प्रोटेक्ट करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंगली, ताकि कहीं गवर्नमेंट, देखो भाई उन्होंने भी तो किया, इंदिरा गांधी ने, तो कोर्ट ने क्या किया, नहीं नहीं ये प्रोविजन आपका गलत है। ठीक है, जब वो लेकर के आए 24वां 25वां संशोधन, तो उन्होंने बोल दिया नहीं ये वाला क्लॉज ठीक है लेकिन ये वाला गलत है। उन्होंने बोला कि आप कर ही नहीं सकते जुडिशियल रिव्यू, बोला नया ना जुडिशियल रिव्यू हम करेंगे, ये बोल दिया उन्होंने। केशवानंद में मामला आया था ये। चलिए अब हम अगला देखते हो, ये ऑलरेडी मैं चर्चा आपके साथ कर चुका हूं। ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, तो अगर आप कहेंगे तो हम बातचीत करेंगे इस पर, और छोटा सा एक बात कर ही लेते हैं कि ईडब्ल्यूएस पर आरक्षण, क्योंकि जब हमने क्लास ली थी आर्टिकल 142 में जो कंप्लीट जस्टिस के पावर दे रखे हैं, क्योंकि हमने मुद्दा तभी उठाया था, उस दिन ये पढ़ा सकता था आपको, लेकिन काफी ज्यादा था, इसलिए हम लोग आगे बढ़ गए। अब अगर यहां देखें कि 103वां जो संविधान संशोधन है, इसमें केंद्र सरकार ने क्या किया, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% का रिजर्वेशन दे दिया। राइट, अब ये हो गया, तो इसमें क्या हुआ, जितने भी सामान्य वर्ग के गरीब हैं जिनको ऑलरेडी रिजर्वेशन मिल रहा है कैटेगरी का, उनके लिए नहीं है ये, उनके लिए जो कि ऑलरेडी नॉन रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनके लिए। ठीक है, तो ध्यान रखें ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इसमें ये लोग शामिल नहीं है कि इनके गरीब। अब इसको गया सुप्रीम कोर्ट में, बोला भाई ये तो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, या बोलेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर उसके अगेंस्ट है। क्यों, क्योंकि आर्टिकल 14 का वायलेशन है। तो बोला अच्छा कैसे, कहते इंदिरा साहनी केस में बात हुई थी ना कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं देंगे, लेकिन यहाँ तो पहुंच रही बातें। तो कहेंगे अच्छा ठीक है भाई देखते हैं, बात करते हैं। तो नवंबर 2022 में फिर सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से एक डिसीजन दे दिया, 5 जजेस की बेंच बैठी, 3 ने एक तरफ 2 ने एक तरफ दिया, और बोला भाई ये वैध है, ये इनवैलिड नहीं है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, और बोला कि ये मूल ढांचे का किसी तरह से उल्लंघन नहीं करते। कोई मूल ढांचे में और भी तो बातें हैं, वो बोलते हैं कि डीपीएसपीज की भी तो बात करते, तो डीपीएसपीज में क्या है, डीपीएसपीज में लिखा है कि कमजोर वर्गों की मदद करना है, आर्टिकल 38 39 इसी तरह के क्लॉजेस से भरे हुए हैं। सो ऐसे में हम देखते हैं कि
समानता के अधिकार के खिलाफ है, कहते नहीं बिल्कुल नहीं है। कहते फिर तो आर्टिकल 15-16 के अगेंस्ट कौन सा चला जाता है, कास्ट बेस चला जाता है, जेंडर के बेस पे चला जाता है, तो वो नहीं, जब हमने उनको इंप्लीमेंट किया तो हम इसको भी इंप्लीमेंट करेंगे, राइट। तो ये चीज हो गई कि भाई जो भी बैकवर्ड क्लासेस हैं उनका भी तो अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, अगर वो बच्चे आना चाहते, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आना चाहते हैं और वो आर्थिक कारणों से उन्हें अच्छे विद्यालयों में पढ़ने का मौका नहीं मिला, राइट, तो उन्हें क्या किया जाए, थोड़ा सा एज दे दिया जाए, एक लाइन पे रख के सबको ना दौड़ाया जाए, उनको थोड़ा सा आगे कर दिया जाए, तो उनको 10% कर दो, और बाकी जिसकी जितनी, अच्छा जनसंख्या के हिसाब से देखें तो शायद वो ज़्यादा मांगते, लेकिन अगर देखें तो 50% तो नहीं मांगा, 10% ही दिया उनको, तो उस हिसाब से देखें तो ये तो न्याय है भाई, है ना, तभी तो कंप्लीट जस्टिस की बात हुई। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि यही बात हुई, और इससे संबंधित एक प्रश्न भी है, हम उस पर चर्चा जरूर करेंगे। ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का 2022 का जो निर्णय है, क्या वो संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध है या उसके फेवर में है, तो इससे संबंधित बात है, तो हम देखेंगे। और फिर आता है आर्टिकल 142 का उपयोग इस निर्णय में न्यायिक सक्रियता का संकेत है, तो जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, आर्टिकल 142, राइट। सो ये सभी के सभी हम देखें तो संबंधित हैं ये सारे क्वेश्चन। अब हम आएंगे जुडिशियल एक्टिविज्म वर्सेस जुडिशियल रिस्ट्रेन, ठीक है, विवेक देखते हैं भाई, न्यायिक विवेक क्या है, अब ये देखते हैं। तो न्यायिक सक्रियता क्या है, न्यायिक देखो सिंपल सा फंडा समझ जाइए कि जुडिशरी जब अपने दायरे में रह के करेगी तो उसे बोलेंगे न्यायिक विवेक है, बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है इसमें, घुमा फिरा के चाहें तो हम कितने मिनट निकाल लें, हकीकत ये है। तो देखिए न्यायपालिका जब अपनी सीमाओं में रहकर कार्य करे, हस्तक्षेप करे और अन्य जितने भी बॉडीज हैं उनके अधिकारों का भी सम्मान करे, तो समझ जाइए वो न्यायिक विवेक है, ठीक है। और यहां पर क्या देखते हैं, जब न्यायपालिका नीति निर्माण या प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप करके सक्रिय भूमिका निभाती है, मतलब आप जा रहे इंटरफियर कर रहे हैं उनके फील्ड में, ठीक है, इंक्रोचमेंट है, तभी तो जगदीप धनखड़ ने कहा, राइट। सो अब ये देखें तो यहां पर हम बोलेंगे भाई इंटरवेंशन हो गया, आप बीच में जाकर के कर रहे हो, यहां बोलेंगे नहीं 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 ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, आराम से अपना काम करो। सो कुल मिलाकर के अगर यहाँ पे बात करेंगे तो ये जब शक्ति के पृथक्करण, जो आपने एक मुद्दा उठाया था पिछली क्लास में कि सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट है, ये वहां से जुड़ जाता है कि देखिए आर्टिकल 50 अगर इसके अकॉर्डिंगली चलते तो ये किसको प्रेफरेंस देगा, ये देता आर्टिकल 50 जहां सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई है। और जब इसकी बात करते तो ये कौन से आर्टिकल पर बेस्ड हो जाता है, ये कहता है 32, 226 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात करता है। तो दोनों में ये फर्क है, और दोनों ही जगह पे अगर हम देखें तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए, आप अपने चारों तरफ की जो भी चीजें देखते हैं, आप इन दोनों में से क्या चाहेंगे, कैसा होना चाहिए हमारे देश में सिस्टम, क्या हम न्यायिक जो विवेक से चलना चाहिए या न्यायिक सक्रियता सही है। और ये यस क्योंकि देखिए परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहती हमेशा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि आपने कभी एम्बुलेंस को रेड लाइट पर रुकते हुए देखा है, एम्बुलेंस कभी रेड लाइट पर निकल जाती है, अगर वो किसी मरीज को लेके जा रही है तो सायरन बजाती हुई निकल जाएगी, सबको बोला जाता है भैया गाड़ी किनारे लगा लो, एम्बुलेंस को ट्रैक दो, मतलब रास्ता दे दो, होता है ना। इसी तरह से 24/7 जितनी भी इमरजेंसी सर्विसेज हैं, चाहे वो आर्म फोर्सेज हो, पुलिस फोर्सेज हो, पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, फायर ब्रिगेड हो, ठीक है ना, जितने भी हैं एम्बुलेंसेज हो, इन सबको दिया जाता है रास्ता। तो उनके लिए अपवाद हैं। या मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो जब हम बोलते हैं कि भाई मौलिक अधिकार सबको दिए जाते हैं, ये पैरामिलिट्री फोर्सेज, आर्म फोर्सेज के लोगों को क्यों नहीं देते हैं, उनको भी दो ना। बोलते नहीं नहीं अगर इनको दे दिए तो भाग जाएंगे, कहेंगे हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट है, समझिए। तो इसीलिए क्या किया गया, अगर हम देखें भारत में अगर अच्छे तरीके से देश चलाना, भारत के पूरी दुनिया में, और वैसे जुडिशियल एक्टिविज्म का आपको कहाँ से मिलता है, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वैसे ऐसे कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया आपको मालूम है, यूएसए से लिए हैं। क्योंकि यूएसए में डेमोक्रेसी बहुत, देखो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है संख्या के हिसाब से, लेकिन सबसे स्ट्रांग डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो वो है यूएसए। ब्रिटेन भी नहीं है देखिएगा, फ्रांस भी नहीं है, सबसे स्ट्रांग वहां बोला जाता है। क्यों, क्योंकि वहां लोगों के अधिकारों पर ही सारा जोर है कि लोगों को अधिकार देने। क्लियर है। सो मुझे लगता है कि आप ये बहुत आसानी से कर लेंगे इसमें। सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल वो भी आएगा, वो तो बेस है। जब वो कंप्लीट जस्टिस की बात करेगा तो आगे बढ़ के आ जाता है, वो बिल्कुल करेगा, हमने करना है, ठीक है, बिल्कुल आ जाता है। अब हम देखते हैं जरा इनके क्वेश्चंस, तो हम ईडब्ल्यूएस वाले ही देखें, और यहाँ मैंने कंप्लीट आंसर्स लिखे हुए हैं। तो आपको क्या होगा कि जो मॉडल आंसर्स आपको काम आएंगे, ताकि आप एक बार इन्हें पढ़ेंगे और आप समझ जाएंगे कि लिखना कैसे है।
ठीक है, आगे से आपको पता चल जाएगा। ईडब्ल्यूएस आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट का 2022 का निर्णय संविधान के मूल ढांचा सिद्धांत के आलोक में मूल्यांकन करें। क्या आर्टिकल 142 का उपयोग इस निर्णय में न्यायिक सक्रियता का संकेत है? देखिए, ठीक है, जो बात आप जानना चाहते हैं, अब इसे फटाफट आप लोग पढ़िए, दोनों ही हैं यहाँ पे, इंग्लिश और हिंदी, सो आप देख सकते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं, जरा तेजी से पढ़िए, क्योंकि लिखवाऊंगा मैं फिर आपसे, पढ़ा आप ले, लिखवाऊंगा मैं आपसे फिर ये। तो सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर 2022 को एक निर्णय दिया जिसमें उन्होंने बोला कि जो अमेंडमेंट 103 है उसे क्या बोला कि वह सही है, इनवैलिड नहीं है। और जबकि इसको चैलेंज किया गया था कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है ये बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है, आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है, बट उन्होंने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल उससे अलग नहीं है। कैसे? उन्होंने कहा कि देखिए, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में संशोधन करके आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया, बिल्कुल दिया गया। कैसे दिया गया आप जानते हैं? 15 और 16 में कैसे दिया गया? आर्थिक आधार पर दिया है कुछ लोगों को, किसको बताओ? ओबीसी क्रीमी लेयर भाई, राइट, वहां है कि नहीं, डिफरेंशिएट किया ना, कोर्ट नहीं तो दिया था कि आप क्रीमी लेयर वालों को रिजर्वेशन नहीं देंगे, नॉन क्रीमी लेयर। तो अभी लिमिट कितनी हो गई? 8 लाख हो गई, 8 लाख। तो आप समझ, वहां पे भी तो है ना। तो बोला जब आप 15 और 16 के अंदर आर्थिक आधार पे दे सकते हो तो इनको देने में क्या दिक्कत है? समझ रहे हैं? इस तरह से उन्होंने कहा कि कंप्लीट जस्टिस करो, दिखावे के लिए क्यों करो। देखो क्या होता है, मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को गवर्नमेंट ने जब माना था तो उसका कोई पॉलिटिकल मोटिव था, ये दिमाग में रख लेना, कोई सोशल जस्टिस वस्टिस नहीं था। सबसे बड़ा एजेंडा होता है हमें सरकार में रहना है। और आज भी अगर आपको लाडली भैया लाडली बहना जो भी मिलता है ना, वो समझ जाइए कि चुनाव के पहले क्यों याद आता है। पॉलिटिकल पार्टीज का मोटिव होता है वोट लेना, सरकार को बनाना और फिर अपने अकॉर्डिंगली पॉलिसीज चलाना, लेकिन कोर्ट का तो नहीं होता ना। अब आप समझ रहे हैं क्यों इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए। यहां पे उन्होंने क्या डिसीजन दिया, जब आप ऑलरेडी ओबीसी को इकोनॉमिक बेस पर आपने डिफरेंशिएट कर रखा है कि एक क्रीमी लेयर में आएगा, एक नॉन क्रीमी लेयर में आएगा, सो वाई यहां क्यों नहीं कर सकते? और इतना परसेंट भी नहीं दे रहे कि ज्यादा चला जाएगा, 10% ही तो दिया है। एक तो ये हो गया। अब देखिए, अगर अगला वाला कहें तो यहां पर इनको बाहर ही रखा गया था, इनसे तो कोई मतलब ही नहीं था। और यहां पर भी हम देखें तो बहुमत से निर्णय देते हैं, 5 जजेस की बेंच 3-2 से निर्णय दिया कि भाई क्या करना चाहिए, ये जो संशोधन है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। और इसमें कौन कौन थे? न्यायमूर्ति जस्टिस महेश्वरी, त्रिवेदी और पारदीवाला, इन्होंने समर्थन में दिया था। और जस्टिस भट्ट और न्यायमूर्ति ललित ने, यू ललित, इन्होंने विरोध किया था। क्लियर है? सो ये हमारे लिए 2 लाइनें मायने नहीं रखती, हमारे लिए बस कि भाई इसको 3-2 से पारस हुआ था। अब अगर हम आते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है वो सब आप जानते हैं, लेकिन लिखना है, ध्यान रखना, आंसर में आपको लिखना है, तो ये सारा आपको एक मॉडल आंसर है तो वो सारा पता चल जाएगा। अब यहां सवाल आता है कि देखें जस्टिस भट्ट क्या कहते हैं, जो असहमति पर तर्क दिया कि ईडब्ल्यूएस को एससी एसटी ओबीसी से अलग करना समानता का उल्लंघन है, ठीक है, और मूल ढांचे पर आघात पहुंचाते, जज साहब कह रहे हैं। अगला देखिए, अब इन्होंने जो भी बातें कही वो एक लिमिट तक ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप आज भी सोसाइटी में जाएंगे कहीं पर, तो आप क्या देखेंगे कि अगर कोई ब्राह्मण व्यक्ति है और एक कोई शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति है, तो दोनों के बात करने के तरीके में जो आत्मसम्मान की जो झलक है वो किस में ज़्यादा दिखेगी? ब्राह्मण बॉय में ज़्यादा दिखेगी। सीधी सी बात है, क्यों बचपन से एक ऐसे माहौल में पढ़ा, अरे हम ब्राह्मण हैं। कारों के ऊपर कभी आपने लिखा हुआ देखा है? बामन तो लिखते हैं लोग, यहाँ पे नहीं, हरियाणा में लिखा बहुत देखता हूँ मैं। और कभी चमार लिखा देखा है? भंगी, मेहतर, समझ जाइए, क्योंकि उसमें उनको गर्व महसूस नहीं हो रहा। लेकिन ठाकुर लोग अपने स्टेटस पे डाल देते हैं, ठाकुर साहब, कभी देखा आपने कि कभी डाला हो किसी ने? नहीं डाला। वो अब क्या करेंगे, जो लोग पढ़ लिख गए हैं वो भीम सेना, भीम आर्मी, ये सब डालते हैं, इससे उनको लगता कि यस वी आर यूनाइटेड और हम एक क्लास बन गए हैं सबके सब। समझ रहे हैं आप? तो ये डिफरेंस है। आप जाके देखिए सड़क पे जरा, कितनी बाइकों पे लिखा होगा कि वो लिख दे कि जी मैं मूची हूं, मैं भंगी हूं, मैं चमार हूं, मैं मेहतर हूं, नहीं लिखेगा। लेकिन बामन मिल जाएगा, दुनिया के और सब मिल जाएंगे, आपको ये नहीं मिलेंगे। कुछ खास इलाकों के लोगों ने कोशिश की है इस तरह का लिखना। गुरुग्राम के पास एक गांव है तो वहाँ साफ लिखा है चमार। आगरा के पास आप कहीं जाएंगे तो वहाँ बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आप कहेंगे किसी से क्या हो भाई, अहिरवार, तो वो बोलने में हिचकेगा, क्योंकि वो एक कास्ट को बिलोंग कर रहा है, उसका टाइटल, ठीक है। तो नाम आप देखेंगे शेर सिंह, फूल सिंह, वो कुछ भी रख सकते हैं, सिंह लगा देंगे पीछे।
बट वो कहीं ना कहीं वो उतना सम्मान महसूस नहीं करती, इस बात को समझ रहे हैं ना आप, इसलिए ज़रूरत पड़ती है। तो वो भले गरीब होगा, ब्राह्मण बॉय, लेकिन वो उसको अपने घमंड होगा इस बात का कि मैं एक अच्छी कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ, अच्छी कास्ट को बिलोंग करता हूँ। सो इसलिए इन्होंने कह दिया था जस्टिस भट्ट ने। लेकिन एक और बड़ा रीज़न देखिए, जब आज की डेट में आप जाइए जो रिजर्वेशन से किसी आईएएस आईपीएस के जो बच्चों से मिलेंगे, जो बने तो पिताजी का ऐसे बने रिजर्वेशन से, आप उनके बच्चों से मिलेंगे तो कंपटीशन में है, वो बहुत टॉप पे हैं। अब वो इसका मिसयूज करते हैं रिजर्वेशन का। पिताजी यार आईएएस हैं, आईपीएस हैं, तो बच्चों को तो रिक्वायर्ड नहीं होना चाहिए ना, उन्हें तो क्या करना चाहिए, भाई हमें नहीं चाहिए, ये बोलना चाहिए ना, बोलना चाहिए कि नहीं? क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि नहीं भाई? देखो बुरा मत मानना, मेरी ऐसी सोच है, मेरी ऐसी सोच है कि एससी और एसटी में भी क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। क्लियर है? किसी दिन आप पूछेंगे क्यों आना चाहिए तो हम उस पर चर्चा करेंगे, बट ये आप आंसर को अच्छे से देखना, ठीक है? ये पूरा क्योंकि आपको मिल जाएगा कि किस तरह से हो रहा है। और अगला जो एक और क्वेश्चन है वो आएगा जुडिशियल रिव्यू का, कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा का विवेचन करें, यह विधायिका की शक्ति को क्या सीमित करता है, संविधान की रक्षा करता है, ठीक है? सो ये भी हम देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको यहाँ मिलेंगे। कुल मिलाकर के मैंने कोशिश की है कि अगर आप लोग ध्यान दे के पढ़ेंगे तो तय मान के चलिए कि ना केवल आप प्री निकालेंगे, मेंस निकालेंगे, ऐसे भी बहुत अच्छा लिख के आएंगे, और इंटरव्यू में तो आप एकदम औसम करके आओगे, क्योंकि आपकी अप्रोच वैसी बन जाएगी ना, सोचने का तरीका बदल जाएगा। मेरा आपसे बात करने का मकसद ही होता है कि आप राइट सही अप्रोच पे चलो बस, ठीक है? और कोई तरीका नहीं होता, क्योंकि मुझे पता बातचीत करके ही हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकते हैं। नोट्स पकड़ा देंगे, आप पढ़ो या ना पढ़ो हमें नहीं पता, बट अगर आप बातें सुनेंगे तो शायद एक अप्रोच बननी शुरू हो जाएगी आपकी। सो इसको लिख के दिखाना है, भले आप इसे देखना, आंसर पूरा का पूरा मिल जाएगा आपको, लेकिन लिख के आप दिखाओगे मुझे, और हम लिखवाएंगे कहाँ? क्लास में, एक लिमिटेड टाइम में देंगे आपको कि भाई आपको 10 मिनट्स में लिखना है, 250 वर्ड्स लिखना है, ठीक है? ये मैं आपको मॉडल आंसर्स दे रहा हूँ, लेकिन लिखवाऊंगा, ध्यान रखिएगा। अगला भी देख लेते क्वेश्चन और कौन सा है, क्योंकि हमारे पास समय ना सीमित है, नहीं तो मैं आपको पूरे के पूरे आंसर आपको पढ़ के सुनाता कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है। फिर अगला आ जाएगा, भारतीय लोकतंत्र में न्यायिक सक्रियता की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए, क्या है लोकतंत्र को मजबूत करता है या असंतुलित करता है? Evaluate the role of judicial activism in Indian democracy. Does it strengthen or destabilize? असंतुलन पैदा करता है। लोग तो इस पर कई बार बोल देते हैं, अरे साहब ये तो असंतुलन पैदा कर देता है, डिस्टेबलाइज कर रहा है। मतलब वर्तमान में जगदीप धनखड़ जी तो यही कह रहे हैं ना, तो बस चलिए, सो अब आपने क्या लिखना है कि भाई ये डिस्टेबलाइज नहीं करता बल्कि डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है, ये तो ठीक है, आपको ये सब मिलेगा इसमें लिखा हुआ, ठीक है? इसको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और जो भी डाउट हो नेक्स्ट क्लास में हम उस पर बातचीत करेंगे, ठीक है? सो आपको भी कुछ लगता है कि न्यूज़पेपर में कोई भी खबर आपने पढ़ी, कोई एडिटोरियल पढ़ा, ये एडिटोरियल कौन सा था? जेएस वर्मा का एडिटोरियल था, जो कि मेंबर ऑफ राज्यसभा रह चुके, उनका एडिटोरियल जिस पर हमने बातचीत की इतनी, राइट? सो थैंक यू सो मच, आप इतने ध्यान से मेरी बातों को सुनते हैं। तो हम मिलेंगे अब फिर कल, आपको जो भी टॉपिक्स हो आप प्लीज़ लेके आइएगा। कुछ कहना है? थैंक यू सो मच।